नमस्कार दोस्तों, परस्पर इंडिया के मंच में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हमारे इस मंच में हमने आमंत्रित किया है संदीप काले जी को, जो एक समाज सेवक, सफल व्यवसायी और एक मृदुभाषी व्यक्तित्व का स्वरूप है। आज हम इस मंच में उनसे कुछ बातचीत करेंगे, कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ उनके बारे में जानेंगे, क्या वो सोचते हैं, क्या समझते हैं और किस तरह से वो समाज और दुनिया के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कुछ करने का जज्बा है। तो संदीप काले जी, हम आपका स्वागत करते हैं आपके इस मंच में और हम शुरुआत करते हैं इस सवाल से। आपको पहली बार कब लगा कि आपको समाज के लिए कुछ करना चाहिए? नमस्कार, संदीप कालिया। मैं सेक्टर से नोएडा में निवास है। पिछले 30 से 35 सालों से यहीं पे हम लोग रह रहे हैं और बाल्यकाल से जब मैं पंजाब में अपने फादर के साथ हम लोग छोटे से गांव में रहते थे, तो वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में बाल्यकाल से जुड़ गया था। वहीं से हमें अपने देश के प्रति और इनके प्रति जागृति आई। बीच में पंजाब में काफी हालात खराब हुए, उसी दरमियान में दिल्ली करीबन 87 के आसपास है दिल्ली आया मैं, और आगे 7-2 साल मैंने जॉब भी करी। मैंने एक्चुअली में डिप्लोमा करा था और उसके लिए फिर अप्रेंटिसशिप वगैरह करी और साथ में फिर मैंने 89 में अपना छोटा मोटा कारोबार जो है शुरू करा केबल टीवी का। और उस दरमियान ही मैंने शुरू से ही आके जो हमारा सेक्टर 6 में शाखा लगती थी भगवान परशुराम पार्क में वीर रवि का शाखा, तो आके शंभू जी हमारे उत्तराखंड से, वो हमारे यहाँ स्वयंसेवक होते थे, वो शाखा लगाते थे। उन्हीं के साथ मैं खड़ा होकर पीछे शाखा शुरू कर दी। तब से लेके अब तक कभी भी बिना नागा हम लोग शाखा पे कार्यक्रम में बीच में राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा की भी अलग अलग जिम्मेदारियां रही, लेकिन राजनीति को हम लोगों ने कोई प्रोफेशनल या कुछ ऐसा नहीं लिया कि भी हम लोगों ने इससे कुछ व्यापार करना है। एज ए समाज सेवा रहे, जैसे सोशल काम करे, ब्लड डोनेशन, मैंने खुद कम से कम 60 से 65 बार जो है हमने ब्लड दिया होगा। उसके अलावा जो भी जिम्मेदारियां रही, संघ में रही, भाजपा में रही, मेरे को याद है 89 से 34 करीब से 91 में साहब सिंह वर्मा जी, 93 में विधानसभा बनी, जयमान अग्रवाल जी को रोहिणी में टिकट मिला, तो लगातार रेगुलर फिर विजेंद्र जी हमारे निगम पार्षद बने। मतलब 98 में दोबारा फिर जयमान जी को मिला, 2002 में फिर चुनाव हुआ। ऐसे करते 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 हरीश अवस्थी जी 2007 में आए, शांता जैन आई, पीछे कनिका, मतलब हर चुनाव में किसी न किसी तरीके से मेरी जो है सहयोग अपना वार्ड 25 में या सेक्टर 5-6 में तो मेरा सक्रिय रोल रहते रहा है। और नोटबंदी हुई, हमें आदेश हुआ, जो भी बैंक या लाइनें लगती थी हम लोगों ने अपना सारा लोन लेके सारे बैंकों के पास जो है पानी के बिलों का अरेंजमेंट करा। कोई केरला में बाढ़ आती है तो हम लोग उसके लिए चंदा इकट्ठा करें। पीछे गुजरात में कच्छ में जब वो हुआ था भूकंप, 26 जनवरी के दिन आए थे, मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम था 26 जनवरी का, लेकिन भूकंप आ गया। हम लोगों ने पुराने वस्त्र ये वो था, मतलब समाज का कोई ऐसा कार्य नहीं जो हम लोगों ने कभी भी छोड़ा हो। बीच में दुकानों की सीलिंग का शुरू आया, हम लोग सारे जो है विजेंद्र गुप्ता जी, हम सारे जेलों में भी रहे, उसमें हम 5-7 दिन जेल में रहे। तो ऐसे समाज कार्यों में तो क्या ज्यादा मेरे को बताने की इतनी वो नहीं है, शुरू से इन्हीं कामों में मेरा जीवन निकला। अच्छा, ये जो छात्र राजनीति है उसको आप किस नजर से देखते हैं और छात्रों को राजनीति में कितनी रुचि लेनी चाहिए और क्या लेनी चाहिए? नहीं, छात्रों को ज्यादा लेनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि हम लोग अभी देख रहे हैं जो देश में हालात बन रहे हैं,
हालात अब जैसे पढ़ा लिखा बच्चा हमारे घरों में देख लो, ये आम आदमी पार्टी है। हम लोगों को बिजली पानी के नाम पे देखो कितना बच्चे, हमारी फैमिलियां ज्यादातर इनसे भ्रमित हो रही सस्ता, लेकिन इनके पीछे क्या है? जैसे पंजाब में किसान आंदोलन है, या ये आम आदमी पार्टी का जो फंडिंग है, जो ये अतवाद, देश को तोड़ना। हम लोगों को देखो, देश की करीबन जो है कितनी आबादी है और नौकरी सरकारी होगी करीबन 1.5 करोड़ 1 करोड़, और उसको भी लोगों ने जो है पढ़े लिखे वर्ग को वो ऐसा बताते हैं। उसको ये नहीं कहते कि तू कोई अपना छोटा मोटा कारोबार कर, जैसे मोदी जी ने स्टार्टअप चलाया कुछ वो कर। उनको बच्चों को बरवाया जाता है, तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, क्या कर रहे हैं मोदी जी, पेट्रोल के रेट। लेकिन वो बच्चों को नई शिक्षा या वो लोगों में जागृति नहीं होती कि सीएनजी कितनी सस्ती है, या सौर ऊर्जा देखो आप कितनी है लाइट पे। तो बच्चों को जो अपना स्टार्टअप कंपनियां बनानी है उस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए बच्चों में ही ये चीजें आए तो जागृति रहे, उसके लिए अपने सारे संगठन मेहनत करें कि इनको बच्चों को वो करें। हमारे स्वदेशी जागरण में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, पीछे अपने कमल जी थे हमारे संगठक, उन्होंने स्टार्टअप का बहुत अच्छा मुद्दा लिया। हमने कई बार बच्चों के मिलके ट्राई, कई बार उनको ये चर्चा चलाई, क्योंकि शास्त्र राजनीति में ये परिवर्तन बहुत जरूरी है। देखो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कितना बढ़िया कहा था, आज का युवा कल का लीडर बनेगा। तो युवा का तो बहुत जरूरी है कि वो एक्टिव जो है रहे और इन चीजों के, लेकिन देश के प्रति उनकी जागृति बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने बताया कि आप राष्ट्रीय सेवा संघ से जुड़े रहे, भाजपा के लिए आपने कार्य की। आपको कब भाजपा की सोच, विचार, आइडियोलॉजी ने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया? देखो, संघ के साथ करते करते हम लोगों को भाजपा के प्रति आकर्षित मैं तो शुरू से ही रहा, क्योंकि वो एक पार्टी ऐसी थी जो हमारे देश में जो हालात हो रहे हैं, हिंदुत्व पे जो हम लोगों को एकत्रित होना चाहिए, और जो हमारी संघ की सोच है उसको अगर इंडिया में कोई लागू कर रहा है तो वो भाजपा है। तो हम इसलिए भाजपा से शुरू से ही भाजपा के प्रति ही समर्पित रहे हैं। अच्छा, भाजपा ने समय समय पे काफी आंदोलन शुरू किए समाज के लिए, देश के लिए। ऐसा कौन सा आंदोलन था जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित भाजपा के आंदोलन से था? 92 के अंदर जो है अडवाणी जी ने रथ यात्रा जब निकाली थी, तो तब हम लोगों ने सारा अरेंजमेंट करके उस रथ यात्रा का दिल्ली में भी आए थे, तब सारे का सारा स्वागत था और उनके साथ लगे पूरा विधानसभा वाइज घूमने का प्रोग्राम था। तो हम उसी में काफी प्रभावित थे। जो हमारा देश में पूरे का पूरा एक आंदोलन चला था, वो अडवाणी जी के नेतृत्व में चला था। उसमें हम लोग मतलब ये जो आप कहना चाहते हैं कि जो राम मंदिर के लिए आडवाणी जी ने जो एक आंदोलन चलाया, वो आपको उसने आपको बहुत आपको। अच्छा, एक और सवाल करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, और इन 75 वर्षों में हमने काफी सफलताएं अर्जित की है, काफी सक्सेस मिली है, काफी ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जिन्होंने भारत की तस्वीर बदल दी है। तो उन कार्यों में से ऐसा कौन सा कार्य है जो आपको लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट था इन 75 सालों में हमारे देश की? हमारे देखो, देश आजाद हुआ 75 साल हुए, कई काम ऐसा नहीं है, कुछ काम हुए पिछली सरकारों ने भी करे, लेकिन सही मायनों में अगर मैं बोलूं तो आजादी हमें भी 2014 के बाद ही महसूस हुई। जैसे आप देखो, कभी ये सुनने को आता था कि फौजियों के पास जेट नहीं है, बुलेट प्रूफ जेट नहीं है, कभी आता था ये जहाज नहीं खरीद सकते, कभी आता था असला 10 दिन का रह गया। आज मेरा ख्याल ये सारी चीजों से हटके जो देश को चाहिए, आज आप देखो हर बॉर्डर पे विस्तार हो रहा है, बॉर्डर का विस्तार, और उनको असला, उनको गाड़ियां, बुलेट प्रूफ, राइफल जेट, ऐसे ऐसे जहाज जो खरीद के जो आए हैं, ये सारा कुछ अभी ही हुआ है। उसके अलावा देखो, खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया वहां से चलता है तो 15 पैसे जो है नीचे पहुंचे हैं। आज जनधन योजना में मेरा कल
हर घर में जो अगर वहां से रुपया चलता है तो 1 रुपया नीचे तक पहुंच रहा, और सरकारी कितनी स्कीमें हैं जिनका हर पैसा लोगों को डायरेक्ट पहुंच रहा है। और भ्रष्टाचार धीरे धीरे, ये मिट्टी का तेल कई कई शहरों में ऐसे चल रहा था कि हर घर में जो है उज्ज्वला योजना के तहत गैस दी गई, और मिट्टी का तेल की जो ब्लैक होती थी सारी की सारी बंद करी। गैस सब्सिडी अकाउंट में आई, गैस की थी उसके वो चली, वो खत्म करी। ये जिम्मेदारों को जो अपना पैसा है वो सीधा जिम्मेदार के अकाउंट में जाना शुरू हो गया, बीच में दलाल खत्म करें। बल्कि जो कई चीजें ऐसी हैं जो सारी अभी लगी है कि आपने आया और भारत का नाम देखो। आगे ये जो पोलियो आया था तो आप देखो कितने सालों बाद इंडिया में आई थी और कितने साल लगे थे पोलियो की दवाई चलाते। अभी ये वैक्सीन देखो, कोरोना की बीमारी आई, भारत में दवाई बनी और साल के अंदर 100 करोड़ लोगों को लगना। इससे बड़ी उपलब्धि क्या भारत की हो सकती। ये आजादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत बाहर हम मान से कहते हैं कि हम इंडियन है। अभी यूक्रेन का देखो, उससे पहले अफगानिस्तान का देखो, बल्कि हर जगह लगता है कि हम इंडियन है। पाकिस्तान के बच्चे, चाइना के बच्चे तिरंगा लेके जब वो इंडिया के बच्चों के साथ बाहर निकल रहे तो हमें गर्व होता है कि हम इंडियन है और हिंदुस्तानी है। अच्छा, आज की जो वर्तमान की जो स्थिति चल रही है राजनीति की, उस पर आपका क्या विचार है? उस पर आप कैसे देखते हैं आज की वर्तमान राजनीति? देखो, जो अभी 2014 में देखो आप केजरीवाल की सरकार बन गई दिल्ली में, आप एक भी नया स्कूल नहीं बना होगा। अपने वार्ड 25 में जब 2014 से पहले कुलवंत राणा MLA थे, शहीद सुखदेव कॉलेज बना, ये अंबेडकर हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज बना। अभी पिछले 7 साल से महेंद्र गोयल है, ये सेक्टर 5 का पोस्ट ऑफिस के बराबर स्कूल की जगह है, उसकी कॉलेज की जगह है, यूनिवर्सिटी बनी है। आज तक बता दो कोई भी आदमी, कोई टेंडर हुआ कि यहाँ पे एक भी कॉलेज नया बना है। स्कूल जो इसमें सेक्टर 5 में सरकारी स्कूल था, रिठाला वाला जो सर्वोदय स्कूल कहलाता है सेक्टर 5 में, और 6 में सर्वोदय स्कूल है। उसके अलावा कोई नया स्कूल बना है तो बता दो, कोई नई सड़क का टेंडर हुआ है तो बता दो, कोई नए पुल का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है तो बता दो। हर काम पेंडिंग का पेंडिंग होता जा रहा है। कोई ऐसा काम नया हुआ है बता दो। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रोहिणी कॉलोनी 85 से जो है इसकी अलॉटमेंट है, ये 80 में बनी होगी। 80 से लेकर अब 45 साल हो गए, सीवर लाइन पूरी डैमेज हो चुकी है। हर घर में छोटे छोटे ग्राउंड फ्लोर वालों का जीना मुश्किल हो गया है। कोई ना कोई गाड़ी बुलाते हैं, सीवर साफ कराते हैं। क्या 40 साल हो चुके हैं सीवर बैठा हुआ है? 7 साल महेंद्र गोयल ने किसी का टेंडर करवाया? क्या किसी ने भी, ये आम आदमी पार्टी ने कभी सोचा कि ये सीवर की समस्या पर नई पाइपलाइन से कभी कोई काम हुआ? लोगों को ध्यान ही नहीं है। बिजली पानी कह रहे हैं। सबसे महंगी बिजली दिल्ली में है। आप देखो, जिस आदमी का 200 यूनिट से 201 हो गया, उसका कितना बिल आता है? जिस आदमी का ये जो फिक्स चार्ज आप अपने बिलों पे देखना, 25 रुपये होता था, आज वो 250 रुपये फिक्स चार्ज हो गया। कोई चीज तो ऐसी हो कि जिसपे लगता है PWD की रोडें देख लो, टूटी पड़ी है, 5 में चले जाओ। ये विश्राम चौक का नाम क्या रखा हुआ था? विश्राम चौक हमेशा बैठा रहता है। पानी का, सीवर का, जल बोर्ड का वो पानी गिरता है, बैठ जाता है। सड़कें टूटी बंद पड़ी है। लोगों को, कई लोगों को यहाँ नए ऐसे आ गए, उनको कभी उन्होंने पूछा नहीं होगा। ये विश्राम चौक का नाम पड़ा ही सिर्फ इसलिए कि ये बंद ही रहता है। अच्छा, एक परसों एक गोष्ठी में हम एक बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण, नशाखोरी, गंदा पानी जो पाइपलाइनों में आता है, और ये सब चीजें, दिल्ली का विकास जो लगातार होना चाहिए था एक राजधानी के हिसाब से, वो नहीं हो पाया। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखो, प्रदूषण की बात ले लेते हैं हम सबसे पहले। आज दिल्ली में केजरीवाल या महेंद्र गोयल या जो भी आम आदमी पार्टी का एक चीज बता दें कि इन्होंने ये प्रदूषण के लिए करा है। और मोदी जी ने फ्लाईओवर जयपुर वाला गुड़गांव से जो आना था वो यहाँ से जोड़ के दौलतगंज से सारी सड़कें ऐसी कर दी। दिल्ली से मेरठ को सड़कें ऐसी कर दी। दिल्ली से जो बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे है वो इधर से जोड़ दिया ताकि सड़कें खुली, धुआं प्रदूषण, सड़कें चौड़ी होने से जितना गंद कम हो। दिल्ली के दोनों तरफ बहुत बड़ा जो है
रोड और ये सारे बना दिए ताकि दिल्ली में ट्रैफिक ना आए, प्रदूषण कम। जमुना के दोनों तरफ सुंदर उसको बनाने के लिए पेड़ पौधे लग रहे हैं। बाकी जितने काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए, इसकी दिल्ली गवर्नमेंट का एक काम नहीं है कोई भी ऐसा जो हम गिना सकेंगे भी इन्होंने वो कर दिया प्रदूषण कम। नशे की बात ले लो, पंजाब में बोल रहे नशा मुक्त कर दूंगा। दिल्ली में पहले क्या होता था कि जो कमर्शियल जगह है उसमें ही शराब के ठेके होते थे, यहाँ डीडीए मार्केटों में। आज इसने वो पॉलिसी हटा के उसको जो है रेजिडेंस एरियो में शराब के ठेके कर दिए, उम्र 25 साल से 21 साल की उम्र कर दी। उसके अलावा जो है लेडीज के लिए जो है वो ठेके खोल रहे हैं। बाकी नशे का तो ऐसा हालात कर दिया कि अभी आप ड्राई डे 21 होते थे, अब 3 कर दिए, 18 ड्राई। अब शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, आप लोग मंदिर में पूजा पाठ करेंगे और आदमी बोतलें लेके वहां पे डांस करेंगे। बाकी कोई हिंदुओं का त्योहार, कोई गुरपुरब, कोई कुछ है, सब खत्म कर दिया इन्होंने। सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। और बिजली पानी फ्री के नाम पे लोग वोट दे रहे हैं। दिल्ली को नर्क बनाने की उसमें चल रहे हैं जी। अच्छा, ये पिछले साल पहले जो दिल्ली के दंगे हुए थे, हाईकोर्ट ने बड़ा ही दिल्ली सरकार को इसमें रिव्यू भी किया है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि दिल्ली शहर में जो एक सामाजिक जो ताना बाना था उसको बिगाड़ने में भी एक जो दिल्ली की सरकार है बड़ी नेगेटिव भूमिका निभा रही है? दिल्ली की सरकार देश के अंदर जो है ना एक पढ़ा लिखा नक्सल जो है ये वो गैंग चल रहा है, ये दिखाते हुए बड़े लोगों को अंदर भ्रम फैला के कि हम देशभक्त हैं, हम देश की सेवा करेंगे। एक्चुअली इनका टारगेट देश को तोड़ने का है। उसका एक हिस्सा ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की देश की बात है। ये लोगों को भ्रम में फैला रहे हैं, दंगे करवाने में, देश को तोड़ने में, हर तरफ पे इनका रोल बहुत ज्यादा है। अभी आपने उसी में देखो बात घुमा के अच्छी नहीं लगती कि हम यहाँ की बातें करते करते पंजाब में चले जाएं, ये फंडिंग लेके ये सारी चीजें वीडियो, ये दंगे कराए, उसका ट्वीट, अभी कोई भी मुद्दा होता है तो उसका ट्वीट, वो सारी एक ही जगह से होते हैं और एक ही सब फंडिंग है, एक ही प्लानिंग है। ये उसी के तहत ही दंगे फसाद और ये सारा कुछ किसी तरीके भी देश में जो है ना शांति ना रहे। ये वो और हम लोग हमारे पढ़े लिखे लोगों के बच्चे नौकरी पानी और इन चीजों को लेके इनकी बातों में आ जाते हैं। हमें मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग समझें और अगर अभी नहीं सुधरे तो ये दिन पर दिन देश को और कमजोर करेगी ये बात है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 30 सालों से आप भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, संघ से भी आप जुड़े रहे हैं, काफी अभियानों में आपने हिस्सा भी लिया है। इस बीच काफी लीडरशिप आगे आई जिसने दिशा दी। मैं खासकर दिल्ली की राजनीति की बात करना चाह रहा हूं, तो ऐसे कौन से नेता है दिल्ली राजनीति के जिनका प्रभावित होते हैं? दिल्ली में देखो, जब हम मदन लाल खुराना जी पहले मुख्यमंत्री बने तो मैं उस टाइम युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। बेगराई खुराना जी के साथ हम लोगों की युवा की टीम होती थी। खुराना जी, अडवाणी जी, हर मुद्दे पे छोटे से छोटे दिल्ली के अंदर हमने देखा उनको काम करते हुए। उसके बाद खुराना जी के बाद सहर सिंह वर्मा जी आए। सहर सिंह वर्मा जी की इतनी खासियत होती थी कि अगर वो रास्ते में चल रहे हैं, फाटक बंद हो गया, गाड़ी से उतर के आप दुकान वाले पे बैठ के चाय पी लेते थे, हालचाल पूछते थे। दिल्ली के जितने जमीनी नेता होते थे तो वो भाजपा के ही थे क्योंकि वो संघ से उठे थे। आज भी हम कई नेता देखो संघ से जो निकले हुए थे उनको ये पता ही नहीं होता कि मैं गाड़ी में हूँ, पैदल हूँ। जयकुमार जी के साथ हम 15-20 साल रहे, विजेंद्र के साथ रहे, कुलवंत राणा जी का तो आप देखते ही हो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। तो ऐसा काम जो करे हैं इन लोगों ने, सबने खूब काम करे और इनके साथ हम लोगों का बड़ा अच्छा हो रहा है कि हम छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि हाँ हमने काम करे। तो संदीप पाले जी, आप हमारे मंच पे आए और आपने हमारे काफी सवालों का जवाब दिया, एक दिशा दी, एक विजन दिया। आप क्या सोचते हैं समाज और सामाजिक जीवन के बारे में? मैं तो यही सोचता हूँ कि देखो समाज में सेवा के कार्य जो भी मिले, और मैं सांसद हंसराज हंसी से बहुत प्रभावित हूँ। उनको भोजन का जो हमें कोरोना के टाइम मिला
उनका ये मानना था कि नर सेवा नारायण सेवा, और मेरे को बड़ा चिकली बोलते थे, बेटा हम लोगों ने जो सेवा करनी है वो कोई जाति नहीं देखनी, कोई धर्म नहीं देखना, जो हमारे दरवाजे पे आया है उसको हमने वो उसकी सेवा करनी है और उससे जो मदद हो सकती है हमने करनी है, और कोई पार्टी नहीं देखनी, सेवा करते हुए। और उसी को हम मेरा ख्याल हम आगे भी यही कोशिश करेंगे। इलेक्शन 10 दिन 15 दिन होते हैं, हम लोग अलग होते हैं, बाकी इंसानियत हम कभी नहीं छोड़े, आपस में सब मिलजुल के रहें और जिसका जो काम कर सकते हो सेवा का वो हम लोग जो है सब मिलजुल के करें। और उस विपदा से जैसे कोरोना में हमने नहीं पूछा कि आपकी क्या वो है, बेड का है, वो है, ये है, मिलजुल के हम लोगों ने जो सेवा हो सकती करी। संदीप पहले जी आज हमारे मंच का है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे भी हम अपने मंच पे आपको अपने विचारों से अवगत कराने के लिए जनता के सामने समाज को एक गाइडेंस के तौर पर गिराने के दुआ करेंगे। उम्मीद है कि आप दोबारा हमारे मंच पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।